बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमर्स। एमर्स बैच की इस सीरीज़ में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हमारा सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कूलम्स लॉ। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लेके आए हैं ढेर सारा कंटेंट और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, जिनकी डिटेल आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। तो वन बाय वन हम हर टॉपिक की डिटेल थ्योरी को डिस्कस करेंगे और इसी के साथ सॉल्व करेंगे हर टॉपिक के रिलेटेड एमडी कैट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स फ्रॉम पीटीबी, एसटीबी एंड एफटीबी। एंड स्टूडेंट्स, इसी लेक्चर के एंड के ऊपर आपके लिए एक छोटा सा क्विज़ है, जिसको आप सॉल्व करोगे और उसको आंसर करोगे कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड फाइनली स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के जो पीडीएफ नोट्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो और रीड आउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और हम जानते हैं कि जब भी दो चार्ज बॉडीज एक दूसरे के करीब आती हैं, एक दूसरे के साथ में इंट्रैक्शन करती हैं, तो उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है। अब दो बॉडीज़ के दरमियान में कितनी इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है, इसको कैलकुलेट करने के लिए चार्ल्स कूलम ने मैथमेटिकल एक रिलेशनशिप दिया, जिसको कूलम्स लॉ का नाम दिया जाता है। कूलम्स के अकॉर्डिंग द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। यानी कि अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूँ तो इसका मतलब ये है कि दो चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एंड उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, जिसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं, उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये हमारी स्टेटमेंट है कूलम्स लॉ की। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें तो ये फॉर्मूला बनेगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, हम जानते हैं मैथमेटिक्स में कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी को हम रिमूव करते हैं तो इक्वलिटी का साइन आएगा और एक कांस्टेंट यूज़ करेंगे, तो हमारा फार्मूला बनेगा F इज़ इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये जो मेरे पास में मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, इसको नाम दिया जाता है कूलम्स लॉ का। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि ये जो फार्मूला है ये कब एप्लीकेबल होता है, यानी कि कूलम्स लॉ कब एप्लीकेबल है, इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं। तो स्टूडेंट्स, कूलम लॉ सिर्फ एप्लीकेबल होता है स्टैटिक पॉइंट चार्जेस के लिए, और पॉइंट चार्जेस हमारे पास में ऐसे चार्जेस होते हैं जिनका जो साइज़ है वो उनके दरमियान डिस्टेंस के मुकाबले में बहुत ही कम होता है। तो कूलम्स लॉ इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर स्टैटिक एंड पॉइंट चार्जेस whose size is very small as compared to the distance between them। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कूलम्स कांस्टेंट के बारे में। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फार्मूले में जो के है ना, ये कहलाता है कूलम्स कांस्टेंट, जो कि मैथमेटिकली इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन के। अब सिंस यहाँ पे हमारे पास में जो एप्सिलॉन है ये कहलाता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जो कि बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर। अब यहाँ पे सिंस हमारे पास में जो एप्सिलॉन नॉट है ये कहलाता है फ्री स्पेस परमिटिविटी, यानी कि अगर हमारे चार्जेस के बीच में कोई मीडियम अवेलेबल ना हो, सिर्फ़ और सिर्फ वैक्यूम हो या एयर हो, तो उस केस में हम एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट से रिप्लेस करते हैं, और ये जो फैक्टर है ये कहलाता है फ्री स्पेस परमिटिविटी, जो कि एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू को आपने याद रखना है और इसके यूनिट्स को भी, ये आपसे एज एन एमसीक्यूज़ पूछा जाता है। एंड स्टूडेंट्स, अगर हम के के फार्मूले के अंदर एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट से रिप्लेस करें तो के की वैल्यू बनेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि मैथमेटिकली बराबर होती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपने याद रखनी है और इसके यूनिट्स को भी याद रखना है। ये दोनों चीज़ें आपसे एज एन एमसीक्यूज़ पूछी जाती हैं। बट स्टूडेंट्स, अगर हम चार्जेस के बीच में कोई मीडियम इंसर्ट कर दें तो उस केस में हम यूज़ करते हैं साथ में एप्सिलॉन आर के फैक्टर को भी। तो एप्सिलॉन आर कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, यानी कि ये फैक्टर हमें ये बताएगा कि अगर हम चार्जेस के बीच में कोई मीडियम इंसर्ट करें तो उसको लगाने से के की वैल्यू पर कितना फ़र्क पड़ेगा, वो कितने टाइम डिक्रीज़ करेगी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें एयर की या फिर वैक्यूम की, तो एयर और वैक्यूम के लिए हमारे पास में जो एप्सिलॉन आर है ये अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर होता है, तो इसको हम 1 यूज़ करते हैं। तो अगर हम परमिटिविटी ऑफ द मीडियम के केस में एप्सिलॉन आर को 1 लिखेंगे, यानी कि जब वैक्यूम होता है, तो उस केस में जो एप्सिलॉन है वो एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगा और के की वैल्यू बनेगी 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बट स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप कोई मीडियम इंसर्ट कर देते तो उस केस में जो वैल्यू ऑफ के है वो डिक्रीज़ करती है।
लेट्स से अगर हम अपने चार्जेस के बीच में यूज़ करते हैं वाटर एज अ मीडियम, तो वाटर के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी है इसकी वैल्यू होती है 80। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम चार्जेस के दरमियान मीडियम यूज़ करेंगे एज अ वाटर, तो वाटर को ऐड करने से दो चार्जेस के दरमियान जो के कांस्टेंट है वो 80 टाइम रिड्यूस हो जाएगा। तो के रिड्यूस होने से जो फोर्स बिटवीन द चार्जेस है वो भी 80 टाइम पहले से रिड्यूस हो जाती है। तो ये हमारे पास में फैक्टर होता है जिसको रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम का नाम दिया जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ। अब हम जानते हैं कि फोर्स बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को वेक्ट्रिकली रिप्रेजेंट करें तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर इंटू आर हैट। अब यहाँ पे हमारे पास में जो फैक्टर है ना के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर, ये कहलाता है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, जबकि आर हैट जो है ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स को, जो कि एक यूनिट वेक्टर है बेसिकली। अब स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि मैथमेटिकली जो यूनिट वेक्टर है ये इक्वल होता है ओरिजिनल वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, जो कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। अब यहाँ पे अगर हम आर हेड की जगह पर इसकी वैल्यू को रिप्लेस करें तो इसके न्यूमरेटर में जो आर का मैग्नीट्यूड है वो आर स्क्वेयर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा आर क्यूब, और आर हेड की जगह पे बचेगा आर वेक्टर। तो हमारे पास में इसी फार्मूले को हम थोड़ा सा रीअरेंज करके इस तरह से भी लिख सकते हैं वेक्ट्रिकली कि एफ वेक्टर विल बी इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। तो जब हमारे पास में आर वेक्टर गिवन हो तो फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम ये वाला रिलेशनशिप भी यूज़ कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे लेट्स से हमारे पास में दो चार्जेस हैं, एक का मैग्नीट्यूड है +Q1 और सेकंड चार्ज का मैग्नीट्यूड है +Q2। अब दोनों चार्जेस बिकॉज पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और हमने ये बताना है कि दोनों चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी उसका रिलेशनशिप कैसा है, कि कौन सा चार्ज ज़्यादा फोर्स लगाएगा या कौन सा चार्ज जो है वो कम फोर्स लगाएगा, या दोनों बराबर फोर्स लगाएंगे। तो इनका रिलेशनशिप कैसे निकालते हैं, चलिए इसको देखते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें Q1 की, तो जाहिर बात है Q1 भी पॉजिटिव Q2 भी पॉजिटिव, तो Q2 Q1 को रिपेल करेगा बाय अ फोर्स, और उस फोर्स को आप नाम दोगे F12। बिकॉज Q1 पर फोर्स लग रही है Q2 की वजह से, तो फोर्स ऑन Q1 बाई Q2 ये बराबर होगी F12 के, जिसको हम लिख सकते हैं F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर इंटू आर हैट 1 2। अब यहाँ पे हमारे पास में जो आर हैट 1 2 है ये बेसिकली यूनिट वेक्टर है फोर्स का, जो कि फोर्स की डायरेक्शन इंडिकेट करेगा और ये फोर्स की डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली जो Q1 है वो रिपेल करेगा Q2 को विद अ फोर्स F21। बिकॉज हमारे पास में फोर्स लग रही है Q2 चार्ज पर, तो हम लिखेंगे 2 1, क्योंकि Q1 उस पर फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाई Q1 ये मैथमेटिकली इक्वल होगी कि Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर इंटू आर हैट 2 1, जो कि यूनिट वेक्टर है फोर्स F21 का। अब स्टूडेंट्स, आप दोनों इक्वेशन को अगर गौर से देखो तो दोनों इक्वेशन में हमारे पास में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो सेम है, यानी कि के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर ये दोनों इक्वेशन में सेम है, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड हमारे पास में है वो सेम रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन की, तब देखो इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो इनके जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे, जो कि बेसिकली इनकी डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं। तो हम ये बात कह सकते हैं कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है दोनों चार्ज पे लगने वाली, उन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन उन दोनों की एक दूसरे के अपोजिट है। तो हम यहाँ पे ये रिलेशन लिख सकते हैं कि एफ वेक्टर 2 1 इज़ इक्वल्स टू माइनस एफ वेक्टर 1 2, जो कि ये इंडिकेट करता है कि बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन द डायरेक्शन। तो इस बेस पे हम कहते हैं कि कूलम्स लॉ जो है वो बेसिकली अकॉर्डिंग है न्यूटन्स थर्ड लॉ के, जो कि सेम इसी तरह से स्टेट किया जाता है कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन द डायरेक्शन। तो यहाँ पे दोनों फोर्सेस जो हैं वो भी एक दूसरे के बराबर होंगी मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट होंगे, इसलिए कूलम फोर्स को म्यूचुअल फोर्स का नाम भी दिया जाता है। और इन दोनों फोर्सेस की जो रेशो है वो हमेशा 1 के बराबर होती है। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम्स फोर्स। अब लेट्स से हमारे पास में जो चार्जेस हैं इनके बीच में कोई मीडियम नहीं लगा हुआ, सिर्फ और सिर्फ एयर है या वैक्यूम है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर आर वैक्यूम जो कूलम्स कांस्टेंट इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
अगर हम इसको यहाँ पे रिप्लेस करें तो फॉर्मूला बनेगा F इज़ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर। बट अगर हम चार्जेस के बीच में कोई मीडियम इंसर्ट कर दें जिसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन आर के इक्वल है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम जब हम मीडियम को इंसर्ट करेंगे तो के की वैल्यू बनेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन आर। तो हमारी जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो होगा एफ प्राइम इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर। अब सर यहाँ पे जो हमारे पास में एप्सिलॉन आर है ये कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कूलम्स कांस्टेंट वाली स्लाइड के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे 1/एप्सिलॉन आर वाले फैक्टर को थोड़ा साइड पे कर दूँ तो बाकी बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर, जो कि इक्वल है फोर्स इन अ वैक्यूम के बराबर। तो हमारा जो फॉर्मूला है ये बन जाएगा एफ प्राइम इज़ इक्वल टू 1/एप्सिलॉन आर इंटू एफ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एफ प्राइम का एप्सिलॉन आर के साथ में इन्वर्स रिलेशनशिप है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम चार्जेस के बिटवीन कोई मीडियम इंसर्ट करेंगे तो मीडियम के इंसर्ट करने से जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो रिड्यूस हो जाएगी एप्सिलॉन आर टाइम। तो हमारे पास में ये रिजल्ट शो करता है कि फोर्स इज़ रिड्यूस्ड एप्सिलॉन आर टाइम। लेट्स से अगर हम यहाँ पे वाटर यूज़ कर रहे हैं तो वाटर की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है ये अप्रॉक्सीमेटली 80 होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम वाटर को एज अ मीडियम यूज़ करेंगे बिटवीन द चार्जेस तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो पहले से 80 टाइम्स रिड्यूस हो जाती है। अब सिंस यहाँ पे अगर हम डिफ़ाइन करें रिलेटिव परमिटिविटी को यानी कि एप्सिलॉन आर को, तो इसका रिलेशनशिप हम यहाँ से बना सकते हैं कि एप्सिलॉन आर इज़ इक्वल्स टू एफ ओवर एफ प्राइम। अब यहाँ पे हमारे पास में जो एफ़ है ना वो है फोर्स इन अ वैक्यूम और एफ प्राइम हमारे पास में है फोर्स इन अ मीडियम। तो इसको हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्जेस in the presence of vacuum to the force between the charges in the presence of some medium is called relative permittivity। यानी कि जब हमारे पास में कोई मीडियम अवेलेबल नहीं है उस टाइम की फ़ोर्स और जब हम मीडियम लगा देते हैं चार्जेस के बीच में उस टाइम की जो फोर्स है उन दोनों फोर्सेस की रेशियो को रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, जो कि हमें ये बताएगा कि फ़ोर्स कितने टाइम पहले से रिड्यूस हो रही है। एंड स्टूडेंट्स हमारे पास में जो रिलेटिव परमिटिविटी है इसका कोई यूनिट नहीं होता और इसकी कोई भी डायमेंशन हमारे पास में नहीं होती, बिकॉज ये दो फोर्सेस यानी कि सेम क्वांटिटीज़ की रेशियो है। एंड अगर हम बात करें डिफरेंट मटेरियल्स की रिलेटिव परमिटिविटी की, तो इसके लिए हमारी बुक के ऊपर एक टेबल बना हुआ है कुछ इस तरह से, जिसमें उसने दो बहुत सारे मटेरियल्स की रिलेटिव परमिटिविटी बता रखी है। अब देखो सबसे पहले कुछ मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखे हैं। वैक्यूम की अगर हम बात करें तो उसके लिए रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 1 होती है। अगर हम बात करें एयर की एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो इसकी वैल्यू होती है 1.0006, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1 के इक्वल ही हम सपोज कर लेते हैं। इसी तरह से मीका शीट की बात करो तो ये होती है 3 to 7.5। पैराफिन पेपर की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 2 के इक्वल। एंड अगर हम बात करें डिस्टिल्ड वाटर की तो इसकी वैल्यू होती है 78.5। एंड अगर हम बात करें मेटल्स की तो मेटल्स के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू इन्फानाइट होती है। यानी कि अगर आप किसी मेटल को यूज़ करते हो एज अ मीडियम बिटवीन द चार्जेस तो वो जो फोर्स है ज़ीरो हो जाएगी, बिकॉज एप्सिलॉन आर की वैल्यू इन्फानाइट होती है। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं जिनको आपने रीड करना है और माइंड में रखना है एज एन MCQs जो आपसे डायरेक्टली पेपर्स में पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कूलम्स लॉ। अब देखो जो कूलम फोर्स है बेसिकली दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के ऊपर एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के ऊपर। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन फोर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के दरमियान यानी कि Q1 एंड Q2 के दरमियान, तो हम देखते हैं कि फोर्स का चार्जेस के प्रोडक्ट से डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यानी कि चार्जेस के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज़ करने से जो फोर्स है वो इंक्रीज़ करती है। तो हमारा जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा यानी कि लीनियर ग्राफ बनेगा हमारे पास में। बट अगर हम बात करें डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ तो हमारे पास में जो फोर्स और डिस्टेंस का स्क्वायर है ये आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है। यानी कि डिस्टेंस के इंक्रीज़ करने से जो फोर्स है वो डिक्रीज़ करती है, और बिकॉज हमारे पास में ये एक एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप है तो हमारा जो ग्राफ है वो एक डिक्रीजिंग कर्व बनेगी कुछ इस तरह से। स्टूडेंट्स अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन फोर्स एंड 1/r², तो जो पूरा फैक्टर है ना 1/r², एक कंप्लीट फैक्टर जो है इसके साथ फोर्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप बनेगा। तो 1/r² को इंक्रीज़ करवाने से जो फोर्स है वो इंक्रीज़ करेगी, और 1/r का स्क्वायर फैक्टर इंक्रीज़ उस वक्त करता है जब आप डिनोमिनेटर को डिक्रीज़ करोगे, यानी कि r को डिक्रीज़ करोगे
तो 1/r² का जो कंप्लीट फैक्टर है वो इंक्रीज़ करेगा, और 1/r² के इंक्रीज़ करने से जो फोर्स है वो इंक्रीज़ करेगी। तो हमारा जो ग्राफ है वो यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, यानी कि लीनियर ग्राफ आएगा। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो बिटवीन फोर्स एंड सिंपल आर, यानी कि विदाउट पावर, तो वो भी बेसिकली हमारे पास में एक कर्व बनेगी, बट वो उसकी जो स्लोप है, जो उसकी स्टीपनेस है, वो थोड़ी कम होगी r² की निस्बत। तो यानी कि r² और r का जो ग्राफ है वो कर्व होगा, लेकिन r² का जो ग्राफ है वो ज़्यादा स्टीपर होगा, और r का जो ग्राफ है वो कम स्टीपर होगा। तो ये कुछ ग्राफ्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपसे एज एन एमसीक्यूज़ पूछे भी गए हैं पास पेपर्स के अंदर। स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करेंगे कूलम लॉ के रिलेटेड एक एमसीक्यूज़ जो कि एमडी कैट 2017 में पूछा गया है। इसमें कहते हैं द कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 इज इक्वल टू 1 कूलम एंड Q2 इज़ 2 न्यूटन। द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज़ 3 मीटर। व्हाट इज़ द चार्ज ऑफ Q2? तो हमें ये बताना है कि अगर 2 न्यूटन फोर्स लग रही हो दो चार्जेस के दरमियान जिनका डिस्टेंस 3 मीटर है, तो Q2 चार्ज की वैल्यू कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए आप यूज़ करोगे कूलम्स लॉ, जिसके अकॉर्डिंग फोर्स बराबर होती है के Q1 Q2 ओवर r² के। अब बिकॉज हमें यहाँ से Q2 कैलकुलेट करना है, तो जब आप इसको रीअरेंज करोगे तो फॉर्मूला बनेगा Q2 इज़ इक्वल टू F r² डिवाइडेड बाय KQ1, यानी कि r² फोर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और KQ1 जो है वो जा करके डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड पर। तो ये फॉर्मूला हमारे पास में बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ को रिप्लेस करें तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास में 2 न्यूटन है, आर की वैल्यू हमारे पास में 3 मीटर है, तो बन जाएगा 3 का स्क्वायर, और के की वैल्यू हम जानते हैं ये होती है 9 इंटू 10⁹, और Q1 की वैल्यू हमारे पास में है 1 कूलम। अब सुन देखो, यहाँ पे हमारे पास में न्यूमिनेटर में जो 3 का स्क्वायर है तो वो तो 9 के बराबर आएगा, तो न्यूमिनेटर का जो 9 है वो डिनोमिनेटर के 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो न्यूमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। और डिनोमिनेटर में जो 10⁻+9 है, जब ये न्यूमिनेटर में शिफ्ट करोगे तो ये बन जाएगा 10⁻⁻9। तो Q2 का आंसर हमारे पास में आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻9 कूलम। मीन्स कि हमारा चार्ली ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में एमडी कैट 2023 में पूछा गया था। इसमें कहते हैं टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड Q1 इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम एंड Q2 विच इज़ इक्वल्स टू 5 माइक्रोकूलम are separated by a distance r is equal to 1 into 10⁻³ meter apart. The ratio of the magnitude of the forces acting on them will be. तो इसमें हमसे ये कहते हैं कि दो चार्जेस को आपने एक स्पेसिफिक डिस्टेंस से सेपरेट किया है, और हमें ये बताना है कि उनके दरमियान जो फोर्स लगेगी उसकी रेशियो क्या होगी। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हमारे पास में दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स लगती है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होती है, बट डायरेक्शन में एक दूसरे के वो अपोजिट होती हैं। तो हमारे पास में अगर दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो हमने कहा था ये न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग है, यानी कि कूलम फोर्स हमारे पास में हमेशा एक म्यूचुअल फोर्स होती है। दोनों चार्जेस एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करते हैं, और अगर आप इनकी रेशो निकालोगे तो बिकॉज हमारे पास में फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जो इनकी रेशो है वो बनेगी 1:1। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो यहाँ पर बनेगा डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है द फोर्स बिटवीन टू लाइक चार्जेस इज़ 10 न्यूटन इन वैक्यूम व्हेन अ मटेरियल ऑफ एप्सिलॉन r इक्वल्स टू 2 इज़ प्लेस्ड बिटवीन दैम द न्यू फोर्स विल बी। तो स्टूडेंट्स, इसमें कुछ डाटा गिवन कर रखा है और हमसे पूछ रहा है कि फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें उसने बता रखा है कि फोर्स इन अ वैक्यूम जो कि F के इक्वल है, इसको मैं 10 न्यूटन लिख लेता हूँ। जो रिलेटिव परमिटिविटी है मीडियम की, जो आपने चार्जेस के दरमियान इंसर्ट किया है, उसकी वैल्यू है 2 के इक्वल, और हमें ये बताना है कि मीडियम लगाने के बाद फोर्स की वैल्यू क्या होगी, यानी कि फोर्स इन अ मीडियम आपने कैलकुलेट करनी है, जिसको मैं F प्राइम का नाम देता हूँ। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसलिए फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है अपने टॉपिक के अंदर कि फोर्स इन अ मीडियम इज़ इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन r। अब सिंस यहाँ पे अगर आप इसकी वैल्यूज़ को रिप्लेस करो तो F की वैल्यू हमारे पास में 10 के इक्वल है, और रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास में 2 है। तो जब आप 10 को 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 5 न्यूटन। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर वो बनेगा डेल्टा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन है ये बेसिकली एक न्यूमेरिकल है जो कि फेडरल टेक्स्ट बुक से हमने उठाया है, और ये एक्सरसाइज का सबसे पहला न्यूमेरिकल है आपका। इसमें कहते हैं व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयरन न्यूक्लियस बेयरिंग चार्ज Q इज़ इक्वल टू 26 electrons and its innermost electron if the distance between them is 1 into 10⁻⁻12 मीटर। इसमें हमसे ये कह रहे हैं कि आप ये बताओ कि हमारे पास में जो आयरन का न्यूक्लियस है और इसका जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसके बराबर होती है।
अगर न्यूक्लियस और इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो 1 × 10⁻⁻12 मीटर के बराबर हो। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे गिवन डाटा। तो गिवन डाटा में इसने बता रखा है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसको मैं लेट से 1e का नाम देता हूँ। एंड हमारे पास में जो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस है वो है Q2, जो कि 26 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। एंड स्टूडेंट्स हमारे पास में जो डिस्टेंस है दो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान वो है 1 × 10⁻⁻12 मीटर। और हमें कैलकुलेट करनी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि कूलम फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप यूज़ करोगे कूलम्स लॉ, जिसका रिलेशनशिप होता है F = K Q1 Q2/R²। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास में इसमें वैल्यूज़ को रिप्लेस करें तो K की वैल्यू हम जानते हैं ये होती है 9 × 10⁻+9। Q1 हमारे पास में 1 इलेक्ट्रॉन है और Q2 हमारे पास में 26 इलेक्ट्रॉन्स है, और R की वैल्यू हमें गिवन है जो हमने यहाँ पे पुट कर दी है। अब यहाँ पे देखो, अगर आप डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है 1 × 10⁻⁻12 का स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करोगे ना तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, लेकिन पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हमारा आंसर बनेगा 10⁻⁻24। और जो न्यूमरेटर में देखो 2 ई आ रहे हैं तो वो बन गया ई का स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज की वैल्यू है ये होती है 1.6 × 10⁻⁻19। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि 9 × 10⁻+9 वैसे का वैसा जो बनेगा 26 ई का स्क्वायर। तो ई की वैल्यू हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दी 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर। और न्यूमरेटर में जो डिनोमिनेटर में जो फैक्टर था 1 × 10⁻⁻12 का स्क्वायर, वो बन गया 1 × 10⁻⁻24। अब सुन, जब आप इन सारे फैक्टर्स को सॉल्व करोगे और इसको कैलकुलेट करोगे तो फोर्स का हमारे पास में जो फाइनली आंसर आएगा वो बनेगा F = 6 × 10⁻³ न्यूटन। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा प्रॉपरली। अगर कोई आंसर में इशू आए तो उसको मेंशन ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हम इसको फर्दर वेरीफाई कर सकें। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक आता है कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तो बेसिकली ये हमारे पास में फोर्स होती है बिटवीन द चार्जेस, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग कूलम्स लॉ। एंड अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की तो ये होती है बिटवीन टू मैसेस, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब सिंस यहाँ पे अगर मैं इनको कंपेयर करूँ एक दूसरे के साथ में, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनके नेचर की, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी होती है एंड रिपल्सिव भी हो सकती है। बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव होती है, यानी कि जो अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ हमेशा चीज़ों को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, ये चीज़ों को रिपेल नहीं करती। अगर हम बात करें इनकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला बाय कूलम्स लॉ ये होता है Fe = K Q1 Q2/R²। बट अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स के फार्मूले की तो ये होता है Fg = M1 M2/R²। अब यहाँ पे से हमारे पास में जो कैपिटल जी है ये कहलाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और हमारे पास में जो के है ना यहाँ पर वो कहलाता है कूलम्स कांस्टेंट, जिसको हमने लेक्चर में डिस्कस भी किया है पहले, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻+9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एंड स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास में अगर हम बात करें इनके स्ट्रेंथ कंपैरिजन की तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, बिकॉज इसमें जो के की वैल्यू आप देखो तो +9 बहुत ज़्यादा होती है। बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये एक वीक फोर्स होती है, क्योंकि इसमें जो कांस्टेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो -11, यानी कि बहुत ही लो वैल्यू होती है उसकी। अगर हम बात करें इनके नेचर ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की, यानी कि इनकी डिपेंडेंस किस पे होती है, तो स्टूडेंट्स ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो के जो कांस्टेंट है हमारे पास में वो डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर, यानी कि मीडियम डिपेंडेंट होता है। लेकिन जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो मीडियम डिपेंडेंट नहीं होता, वो यूनिवर्सल है, यानी हर जगह पर उसकी जो वैल्यू है वो सेम रहती है, हर कंडीशन पर उसकी वैल्यू जो है वो हमेशा सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होती। लेकिन जो कूलम्स कांस्टेंट है वो यूनिवर्सल नहीं है, उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। नेक्स्ट हमारे पास में पॉइंट आता है इनकी रेंज के बारे में कि किस फोर्स की रेंज कितनी होती है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये बेसिकली एक शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स होती है। एंड इसके साथ में आप ये भी कंपैरिजन इसमें नोट कर सकते हो कि देखो इलेक्ट्रिक फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का दोनों फोर्सेस का आर के स्क्वायर से इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो हम ये पॉइंट भी इसमें कह सकते हैं कि बोथ फोर्सेस ओबे इन्वर्स स्क्वायर लॉ। एंड स्टूडेंट्स, ये दोनों फोर्सेस ओबे करती हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भी, जो कि हम आगे फर्दर डिस्कस भी करेंगे।
तो ये कुछ कंपैरिजन है इनका जिनको आपने माइंड में रखना है एज एन MCQs भी और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी। ये पेपर में बोर्ड में आपसे पूछा जाता है, तो इनको अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास में एक न्यूमेरिकल है जिसको हमने पिक किया है पंजाब टेक्स्ट बुक से, और ये एक्सरसाइज का सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है। इसमें कहता है कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट जिसका मैस है 10 ग्राम एंड चार्ज है 20 माइक्रोकूलम बाय एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट दैट इज़ प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट। यानी कि यहाँ पे हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है और वो आइडेंटिकल है। इसका मतलब है कि दोनों पे मैस और चार्ज सेम है और हमें उनकी इलेक्ट्रिकल और ग्रेविटेशनल फोर्सेस को कंपेयर करना है, यानी उनकी रेशो निकालनी है। अगर हम बात करें गिवन डाटा की, तो आप देखो यहाँ पे उसने सबसे पहले तो ये बात हमें बता दी कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का जो मैस है वो सेम है। यानी कि हम कह सकते हैं कि फर्स्ट बॉडी का मैस बराबर होगा सेकंड बॉडी के मैस के, जो कि 10 ग्राम है। अब हम जानते हैं कि मैस का जो ऐसा यूनिट है ये होता है किलोग्राम। तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करवाओगे 10⁻³ से, तो ये बनेगा 10 × 10⁻³ किलोग्राम। सिमिलरली जो चार्ज है वो भी आइडेंटिकल है, सेम है, तो हम कह सकते हैं Q1 = Q2 विच इज़ इक्वल्स टू 20 माइक्रोकूलम, और माइक्रो को हम जानते हैं 10⁻⁻6 के इक्वल होता है, तो ये बन गया 20 × 10⁻6 कूलम। एंड इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है ना हमारे पास में स्टूडेंट्स, वो है 10 सेंटीमीटर का। तो 10 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये बनेगा 0.1 मीटर जब आप इसको 100 से डिवाइड कर दोगे। और हमें कैलकुलेट क्या करना है यहाँ से, तो वो है, बल्कि इसने हमें जी की वैल्यू भी बता रखी है जो कि 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वेयर के इक्वल है। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखो इलेक्ट्रिक फोर्स में के भी यूज़ होता है एज अ कांस्टेंट, और के की वैल्यू भी आप जानते हो 9 × 10⁻+9 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर होती है। और हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है, कंपैरिजन करना है इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का, यानी कि आपको कैलकुलेट करना है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब सर यहाँ पे आप क्या करोगे, दोनों को ना पहले अलग अलग कैलकुलेट कर लो, फिर इन दोनों का जो भी आंसर आए उसको डिवाइड कर दो, तो इसका रेशियो आपके पास में आ जाएगा। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फोर्स की, तो इलेक्ट्रिक फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कूलम्स लॉ, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास में इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है Fe = KQ1Q2/r²। अब सुन देखो हमारे डाटा में ये सारी वैल्यूज़ हमें अवेलेबल हैं जिसको मैंने SI यूनिट्स में कन्वर्ट कर रखा है। तो आपने जस्ट इन वैल्यूज़ को उठा के अपने फॉर्मूले में पुट करना है और इसको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपके पास में आएगा 360 न्यूटन, जो कि हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स है। सिमिलरली अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसके अकॉर्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होती है G m1m2/r² के। अब यहाँ पर भी आपने सिंपली वैल्यूज़ को पुट करना है और इसको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपके पास में आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ इक्वल टू 6.67 × 10⁻⁻13 न्यूटन। अब हमें बिकॉज इन दोनों फोर्सेस की रेशो चाहिए, तो रेशो निकालने के लिए आप क्या करोगे, FE की वैल्यू को FG की वैल्यू से डिवाइड कर दोगे, यानी कि 360 डिवाइडेड बाय 6.67 × 10⁻⁻13। जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो बनेगा 5.4 × 10⁻14 न्यूटन। अगर आप यहाँ से FG को दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई करवाओ तो आप ये कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है 10⁻14 टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो ये हमारे पास में हमारा फाइनल आंसर है जिसको आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। इसको प्रॉपर्ली एक बार सॉल्व भी कर लीजिएगा। अगर किसी पॉइंट पर कोई डाउट आए, कोई आंसर में इशू आए, तो उसको मेंशन ज़रूर कीजिएगा ताकि हम उसको क्लियर कर सकें। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में आता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब इसका मतलब क्या होता है, अब लेट्स से हमारे पास में एक चार्ज है जिसको हमने ओरिजिन पे रखा हुआ है जिसका नाम है Q1, और इसके अराउंड बहुत सारे चार्जेस पड़े हुए हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि एक चार्ज पर जो नेट फोर्स लगेगी ना, वो इन तमाम चार्जेस की फ़ोर्स का सम होगा। लेट्स से अगर हम देखें यहाँ पे, तो डायग्राम में Q2 हमारे पास में जो है वो नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब ये है कि Q1 को जो Q2 है वो अट्रैक्ट करेगा और इसके ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी जिसका नाम है F12। लेकिन अब देखो तो Q3, Q4 और Q5 ये सारे हमारे पास में पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये Q1 को रिपेल करेंगे, तो इनके ऊपर जो फोर्स लगेगी Q3 की वजह से वो बन जाएगी F13, Q4 की वजह से वो बनेगी F14 एंड Q5 की वजह से वो बनेगी F15। अब यहाँ पे सुन सर आप निकालना चाहते हो नेट फोर्स ऑन Q1, तो जो नेट फोर्स है Q1 की
ये हमारे पास में इक्वल होगी वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन Q1। तो ये प्रिंसिपल हमारे पास में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है, जिसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन चार्ज इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट बाय ऑल अदर चार्जेस इन इट्स सराउंडिंग। यानी कि एक चार्ज के इर्द गिर्द उसके आसपास जितने भी दूसरे चार्जेस होंगे उन तमाम की जो फोर्स लगेगी उसके ऊपर, उसका जो वेक्टर सम है वो नेट फोर्स के बराबर होता है। और इस प्रिंसिपल को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं, जो कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अप्लाई करते हैं। सेम ये प्रिंसिपल यूज़ होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए भी, जो कि एक मैस के अराउंड जितने भी बाकी ऑब्जेक्ट्स उसके आसपास होंगे वो सारे उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। तो एक बॉडी पर लगने वाली जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तमाम मैसेज के फोर्स के सम के बराबर होती है, जिसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे सुपरपोजिशन के टॉपिक के रिलेटेड कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स हैं जिनको हमने पिक किया है फेडरल एंड सिंध की टेक्स्ट बुक्स में से। तो ये हमारे पास में 11.2 न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज का, फेडरल बोर्ड की बुक का, जिसमें हमसे कहते हैं कि चार्जेस 2 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड इन एयर एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। What is the magnitude of the resultant force acting on 4 माइक्रोकूलम चार्ज? तो इसमें हमसे कहते हैं कि 3 चार्जेस हैं जिसको हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की वर्टिसेस पे रखा है, यानी उसके कॉर्नर्स पे रखा हुआ है, और हमें ये बताना है कि 4 माइक्रोकूलम वाले चार्ज पर कितनी रिजल्टेंट फोर्स लगेगी। अब सुनिए, यहाँ पे लेट कर लो, हमारे पास में ये जो चार्जेस गिवन है इनको आप कोई नाम दे दो। जैसे मेरे पास में Q1 चार्ज है, मैं कहता हूँ कि वो 2 माइक्रोकूलम है। Q2 चार्ज मेरे पास में -3 माइक्रोकूलम है एंड Q3 चार्ज जो है वो 4 माइक्रोकूलम के बराबर है, जिसको मैंने यहाँ पे डायग्राम में भी दिखा रखा है। अब देखो 3 चार्जेस हैं डायग्राम के अंदर, Q1, Q3 एंड Q2। अब यहाँ पे देखो तो Q1 एंड Q3 बिकॉज पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इसको मैंने कलर से ब्लू कर रखा है, लेकिन जो Q2 चार्ज है बेसिकली वो नेगेटिव है, उसका नेचर थोड़ा डिफरेंट है, तो उसका कलर भी डायग्राम में थोड़ा डिफरेंट दिखा रखा है। अब यहाँ से हमसे वो ये कहते हैं कि दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो 10 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो ये 0.1 मीटर बन जाएगा। अब यहाँ से आप देखो तो Q3 के ऊपर, यानी कि जो 4 माइक्रोकूलम का चार्ज हमारे पास में है, हमें उसके ऊपर लगने वाली रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करनी है। अब देखो Q1 भी पॉजिटिव और Q3 भी पॉजिटिव, तो Q1 Q3 को रिपेल करेगा और इसके ऊपर जो रिपल्सिव फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन कुछ ये वाली बनेगी, और इस फोर्स को आप नाम दे दो F1 का। सिमिलरली आप देखो तो Q2 एंड Q3, जो Q2 हमारे पास में ग्रीन कलर में यहाँ पे दिखा रखा है, Q2 हमारे पास में नेगेटिव है और Q3 हमारे पास में पॉजिटिव है, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो Q3 पर जो फोर्स लगेगी Q2 की वजह से उसकी डायरेक्शन कुछ ये वाली बनेगी, और इस फोर्स को आप नाम दे दो F2 का। अब सिंस यहाँ पे आप देखो, अगर हम कैलकुलेट करते हैं फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q3, यानी कि F1 को अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बाय कूलम्स लॉ फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं कि Q1 Q2 ओवर R²। अब यहाँ पे हमारे पास में जो K की वैल्यू है ना वो तो 9 × 10⁻9 है। Q1 हमारे पास में जो फर्स्ट चार्ज है वो है 2 माइक्रोकूलम, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 10⁻6, और Q2 मेरे पास में जो है वो है Q3 के बराबर यहाँ पर, क्योंकि हमें Q1 और Q3 के दरमियान फोर्स निकालनी है। तो जो सेकंड चार्ज है वो है Q3, जिसकी वैल्यू हमारे पास में है 4 माइक्रोकूलम, तो मैं इसको लिखूँगा 4 × 10⁻6, और डिस्टेंस हमारे पास में है 10 सेंटीमीटर, जो कि 0.1 मीटर के इक्वल है, तो डिनोमिनेटर में 0.1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट, जब आप इन तमाम फैक्टर्स को सॉल्व करोगे तो F1 का जो आपके पास में आंसर आएगा वो बनेगा 0.72 न्यूटन। सिमिलरली अगर हम कैलकुलेट करते हैं फोर्स बिटवीन Q2 एंड Q3, तो Q2 और Q3 के दरमियान जो फोर्स लगेगी उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास में बराबर होगा F2 के। तो सिमिलरली आप यहाँ पे कूलम लॉ अप्लाई करोगे तो K की वैल्यू हमारे पास में है Q9 × 10⁻9। फर्स्ट चार्ज हमारे पास में Q2 है जिसका मैग्नीट्यूड है 3 माइक्रोकूलम, यानी कि 3 × 10⁻6, और Q3 हमारे पास में जो है उसकी वैल्यू है 4 माइक्रोकूलम, यानी कि 4 × 10⁻6, एंड डिस्टेंस हमारे पास में है 10 सेंटीमीटर, जो कि 0.1 के इक्वल है। तो ये वैल्यूज़ आपने अगेन फार्मूले में पुट करी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में जो F2 का आंसर आएगा वो बनेगा 10.8 न्यूटन। तो सुनिए, अब हमसे वो ये कहते हैं कि आप ये बताओ कि Q3 के ऊपर, यानी कि 4 माइक्रोकूलम वाले चार्ज पर लगने वाली जो रिजल्टेंट फोर्स है वो किसके बराबर होगी। तो अगर आपने यहाँ पे निकालनी है ना रिजल्टेंट फोर्स,
तो इसके लिए आप यूज़ करोगे यहाँ पे हेड टू टेल रूल का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ से आप क्या करो कि F2 वाली फोर्स को यहाँ से उठाओ, अपनी डायग्राम में ज़रा देखो, तो इसको यहाँ से उठा के ना इसकी जो टेल है वो F1 के हेड से ज्वाइन कर दो। जब आप F2 की टेल को F1 के हेड से ज्वाइन करोगे तो हमारे पास में जो रिजल्टेंट बनेगा वो F1 की टेल से F2 के हेड तक बनेगा, कुछ इस तरह से, जिसको मैंने यहाँ पे रेड कलर से दिखा रखा है, जो कि हमारी नेट फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सर यहाँ पे अगर आपने नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो इसके लिए आपको F1 एंड F2 के दरमियान का जो एंगल है वो भी पता होना चाहिए। अब इसमें देखो उसने मेंशन किया है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के जो इंटरनल एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। अब यहाँ पे बिकॉज हमारे पास में इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसको तीनों एंगल जो है वो हमेशा सेम होंगे, और अगर आप 180 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो तो बनेगा 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास में इस ट्रायंगल के जो इंटरनल वर्टिसेस का एंगल है वो है 60 डिग्री, और अगर आप F1 और F2 का आउटर एंगल कैलकुलेट करोगे तो ये होगा 120 डिग्री, बिकॉज इंटरनल हमारे पास में जो है एक लाइन का वो बन रहा है 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हमने मैग्नीट्यूड निकालना है रिजल्टेंट फोर्स का तो इसका फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉज ऑफ थीटा अंडर रूट। अब यहाँ पे थीटा हमारे पास में जो है वो 120 डिग्री के इक्वल है। तो अगर आप यहाँ पे F1 की वैल्यू रिप्लेस करो, F2 की वैल्यू रिप्लेस करो एंड देन इसको पूरा सॉल्व करो तो आपके पास में जो रिजल्टेंट फोर्स है, जो नेट फोर्स है 4 माइक्रोकूलम वाले चार्ज पर, इसका आंसर आएगा 9.5 न्यूटन। तो आप इसको अच्छी तरह से बैठ के सॉल्व कर लीजिएगा। अगर कहीं पे कोई गड़बड़ आए तो अगेन हम कह रहे हैं कि उसको मेंशन ज़रूर कीजिएगा ताकि हम उसको फर्दर क्लैरिफाई कर सकें। स्टूडेंट्स ये एक न्यूमेरिकल है जो कि हमने सिम टेक्स्ट बुक से पिक किया है, और ये बेसिकली उस बुक की एग्जांपल है 12.2। इसमें हमसे कहते हैं 2 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस 10 माइक्रोकूलम एंड 8 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड ऑन द कॉर्नर्स ऑफ A and B of an equilateral triangle of side 10 centimeter. Find the force on a charge of plus 15 माइक्रोकूलम placed at the third corner. तो इसमें हमसे वो ये कहता है कि आपके पास में 3 चार्जेस हैं जिसको आपने कॉर्नर्स पे रखा हुआ है ट्राइंगल के, और जो थर्ड कॉर्नर C है वहाँ पर पड़े हुए चार्ज की हमने फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सिमिलरली जैसे हमने पहला न्यूमेरिकल सॉल्व किया है उसी तरह से आप इन चार्जेस को भी नाम दे दो। लेट्स से हमारे पास में Q1 है 10 माइक्रोकूलम, Q2 हमारे पास में है 8 माइक्रोकूलम एंड Q3 हमारे पास में है 15 माइक्रोकूलम। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो हमारे पास में अगर हम बात करें तमाम चार्जेस की तो सबका नेचर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि तमाम के बीच में रिपल्शन होगी। Q1 Q3 को रिपेल करेगा और Q2 जो है वो भी Q3 को रिपेल करेगा, और Q3 जो पॉइंट C पे चार्ज पड़ा है यानी कि 15 माइक्रोकूलम का, हमें उस पर नेट फोर्स निकालनी है। अब देखो ज़रा डायग्राम से कि अगर हम Q1 और Q3 के दरमियान फोर्स को ड्रॉ करें तो बिकॉज Q1 जो है वो Q3 को रिपेल कर रहा है, तो इस पर जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से बनेगी। लेट्स से कि ये जो फोर्स है ये F1 है, तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप इसको सॉल्व करोगे बाय यूजिंग कूलम्स लॉ। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा F1 इज इक्वल्स टू K Q1 Q3 ओवर R स्क्वायर। तो आप यहाँ पे K की वैल्यू पुट करोगे, Q1 की वैल्यू पुट करो जो कि 10 माइक्रोकूलम है, और माइक्रो को 10 टू द पावर -6 में कन्वर्ट कर दोगे। Q3 की वैल्यू रिप्लेस करोगे 15 माइक्रोकूलम, और डिस्टेंस हमारे पास में है 10 सेंटीमीटर जो कि 0.1 मीटर के इक्वल है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में जो फोर्स है ना F1, इसका आंसर आएगा 135 न्यूटन। अब सुन देखो यहाँ पे अगर हम बात करें Q2 और Q3 के दरमियान लगने वाली फ़ोर्स, तो वो तो लगेगी डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेकिन जो F1 फोर्स है ना वो ना तो हॉरिजॉन्टल में है और ना ही वर्टिकल में, वो कोई एक एंगल बना रही है। अब ये हॉरिजॉन्टल के साथ में जो एंगल बनाएगी ना यहाँ पर वो बनेगा 60 डिग्री, बिकॉज हमारे पास में देखो तो इसी पॉइंट पर जो इंटरनल एंगल बन रहा है C वर्टिस के ऊपर वो भी 60 डिग्री है। तो हमारे पास में जो एंगल बनेगा F1 का हॉरिजॉन्टल के साथ में वो भी 60 डिग्री बनेगा। अगर हम F1 फोर्स को रिजॉल्व करें इसके कंपोनेंट्स में, तो एक इसका बनेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि कुछ इस तरह से है, क्योंकि ये थीटा के साथ में है तो ये कहलाएगा F कॉज ऑफ थीटा यानी कि 60 डिग्री, F कॉज 60 डिग्री। सिमिलरली एक इसका ऐसा कंपोनेंट बनेगा जो कि BC के परपेंडिकुलर होगा कुछ इस तरह से, जिसको हम नाम देंगे F साइन ऑफ थीटा, बिकॉज ये एंगल के अपोजिट है। तो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट कॉज कंपोनेंट, और एंगल के जो अगेंस्ट होता है उसके अपोजिट होता है वो हमेशा साइन कंपोनेंट होता है। अब यहाँ पे एंगल हमारे पास में बिकॉज 60 डिग्री है, तो एंगल के साथ वाला जो कंपोनेंट है वो कहलाएगा F कॉज 60 डिग्री, एंड उसके जो अगेंस्ट कंपोनेंट है
वो कहलाएगा F साइन ऑफ 60 डिग्री। अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं कंपोनेंट ऑफ द फोर्स F1 अलॉन्ग BC, जो BC की डायरेक्शन में है यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये बनेगा F1 cos 60 डिग्री। F1 की वैल्यू हमारे पास में 135 न्यूटन है, जो कि हमने अभी कैलकुलेट कर रही है, और cos ऑफ 60 की वैल्यू होती है 0.5 या फिर 1/2। तो जब आप 135 को 2 पर डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 67.5 न्यूटन। सिमिलरली अगर हम इसका निकालते हैं वर्टिकल कंपोनेंट जो कि BC के परपेंडिकुलर है, तो कंपोनेंट ऑफ द फोर्स F1 परपेंडिकुलर टू BC विल बी इक्वल टू F1 साइन ऑफ 60 डिग्री। F1 की वैल्यू हमारे पास में 135 है और साइन 60 बराबर होता है 0.866 के। जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाओगे तो इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 117 न्यूटन आएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम कैलकुलेट करेंगे कि Q2 Q3 पर कितनी फोर्स लगाता है और रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर होती है। तो स्टूडेंट्स जो Q2 फोर्स लगाएगा ना Q3 के ऊपर, वो लगेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ इस तरह से, जिसको हमने डायग्राम में दिखा रखा है कुछ ये वाला। अब इसकी मैग्नीट्यूड कितना है इसको कैलकुलेट करने के लिए आप अगेन यूज़ करोगे कूलम्स लॉ। स्टूडेंट्स अगर हम कैलकुलेट करते हैं ना मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स F2 बिटवीन Q2 एंड Q3, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप अगेन यूज़ करोगे कूलम्स लॉ, जिसके अकॉर्डिंग F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट चार्ज है वो है 8 माइक्रोकूलम, जो कि Q2 की वैल्यू है, एंड जो सेकंड चार्ज हमारे पास में है वो है Q3, जिसकी वैल्यू है 15 माइक्रोकूलम, और जो डिस्टेंस हमारे पास में है वो अगेन 0.1 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, क्योंकि 10 सेंटीमीटर है तो 0.1 मीटर बन जाएगा। जब आप इस सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करोगे तो हमारे पास में F2 का जो आंसर आएगा वो बनेगा 108 न्यूटन। अब सुन यहाँ पे देखो मेरे पास ना डायग्राम को अगर आप गौर से देखो तो हमारे पास में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाली दो फोर्सेस हैं, एक है F2 और दूसरी है F1 cos 60 डिग्री, एंड वर्टिकल डायरेक्शन में सिर्फ एक फोर्स लग रही है जो कि F1 साइन ऑफ 60 डिग्री है। तो अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करते हो टोटल फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग BC, यानी कि जो BC के पैरेलल है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये फोर्स हमारे पास में दो फोर्सेस का सम है F2 प्लस F1 cos 60 डिग्री। F2 की वैल्यू हमारे पास में 108 न्यूटन है और F1 cos 60 की वैल्यू हमने प्रीवियस स्लाइड में कैलकुलेट करी थी 67.5। तो इसका जो आंसर आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली बनेगा 175.5। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स की, तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जब दो फोर्सेस के दरमियान एंगल 90 डिग्री बन रहा हो, अब देखो ना यहाँ पे एक है अलॉन्ग द BC जो कि नेट फोर्स है 175.5, और एक है वर्टिकल में, तो दोनों का एंगल 90 बन रहा है। तो जब दो फोर्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो आप जानते हो कि उसका मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालते हो, हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो यहाँ पर भी सेम हमारे पास में जो रिजल्टेंट फोर्स है वो होगा √FX स्क्वायर प्लस FY स्क्वायर। FX यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है उसका मैग्नीट्यूड है 175.5, एंड FY जो वर्टिकल में फोर्स लग रही है जो कि F1 साइन 60 डिग्री है, जिसकी वैल्यू हमने प्रीवियस कैलकुलेट करी है स्लाइड के अंदर, उसकी वैल्यू थी 117, तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। तो जब आप इस पूरे फैक्टर को सॉल्व करोगे, स्क्वायर रूट करोगे, सम अप करोगे, सारा फैक्टर कुछ करोगे इसके अंदर, तो हमारे पास में जो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड है ये बनेगा 211 न्यूटन। एंड अगर आप बताना चाहते हो कि इस रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स आप यूज़ करते हो हमेशा थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स वर्टिकल कंपोनेंट ओवर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अगर हमारा जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा हो, जो कि डायग्राम में दिख रहा है आपको कि वो हॉरिजॉन्टल के साथ हमने एंगल को बना रखा है। तो हम जानते हैं कि F का जो Y कंपोनेंट है यानी कि अलॉन्ग द BC जो कंपोनेंट है वो है 117, एंड परपेंडिकुलर टू BC यानी कि जो Y कंपोनेंट है वो है 175.5। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे और इसका tan इन्वर्स करोगे तो हमारे पास में जो एंगल का आंसर है अप्रॉक्सीमेटली वो आपके पास में 33 डिग्री आएगा। तो ये हमारे पास में रिजल्टेंट फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड है 211 न्यूटन, और वो हॉरिजॉन्टल के साथ में जो एंगल बनाएगी वो है 33 डिग्री। तो इस तरह से आप इसको प्रॉपर्ली सॉल्व कर सकते हो। तो इसको भी एक बार ध्यान से बैठ के प्रॉपर्ली सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट हो, कहीं पे कोई इशू आए, तो उसको मेंशन ज़रूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर का सेकंड लास्ट टॉपिक जो है चार्जेस इन इक्विलिब्रियम। इसमें ये कहता है कि अगर हम किसी दो चार्ज बॉडीज़ को आपस में कांटेक्ट करें और फिर उनको अलग अलग कर दें सेम डिस्टेंस पर, तो जो दोनों बॉडीज़ पर चार्ज है वो हमेशा सेम हो जाता है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का नाम दिया जाता है। अब इसमें स्टूडेंट्स अगर आपको सेपरेशन के बाद कूलम फोर्स कैलकुलेट करनी है तो इसको कैलकुलेट करने के हमारे पास में 3 स्टेप्स होते हैं।
सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप उनको आपस में कनेक्ट करने से पहले उनकी फ़ोर्स कैलकुलेट करो। यानी कि आपके पास में चार्जेस की वैल्यू आपको पता है, Q1 Q2 एंड उनके दरमियान का डिस्टेंस भी आपको पता है। तो आप उनको आपस में कॉन्टैक्ट करने से पहले उनकी फ़ोर्स निकालो कि वो किसके बराबर होगी। तो सबसे पहले स्टेप में निकालना होता है कैलकुलेट द कूलम फोर्स बिफोर कनेक्टिंग दैम। और सेकेंडली आप सेकंड स्टेप में ये करते हो कि आप उनका एवरेज चार्ज फाइंड करते हो कि सिस्टम का जो एवरेज चार्ज है वो कितना है मेरे पास में। तो यहाँ पे आप उनका साइन भी यूज़ करोगे, प्लस माइनस में जो भी हमारे चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा और जो भी उनकी पोलैरिटी होगी उसके लिहाज से आप उनका एवरेज चार्ज निकालो। जैसे यहाँ पे देखो डायग्राम में दो चार्जेस हैं, Q1 एंड Q2, और इनकी जो नंबर है वो दो चार्जेस हैं हमारे पास में। तो जो एवरेज चार्ज हमारे सिस्टम का होगा वो होगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। एंड इसमें थर्ड स्टेप में क्या होता है कि जब हमारे पास में इनका एवरेज चार्ज आपके पास में निकल आएगा तो फिर आप इस एवरेज वैल्यू को यूज़ करोगे और अगेन कूलम लॉ अप्लाई करके वो फोर्स कैलकुलेट करोगे। तो अब ये स्टेप्स को अप्लाई कैसे करना है, तो इसके लिए भी हमारे पास में छोटा सा MCQs है, उसको सॉल्व करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका मज़ीद क्लियर हो सके। पर ये तीनों स्टेप्स आपने याद रखने के, सबसे पहले उनकी प्रीवियस फोर्स कैलकुलेट करनी है, फिर एवरेज चार्ज निकालना है एंड देन कैलकुलेट करना है, रीकैलकुलेट करना है कूलम फोर्स को। तो हमारा क्वेश्चन ये है, टू आइडेंटिकल बॉल्स विथ चार्ज +2Q एंड -Q आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस आर एक्सर्ट फोर्स F ऑन ईच अदर। यानी कि दो चार्जेस हैं +2Q एंड -Q, जब वो R डिस्टेंस पर होते हैं तो एक दूसरे पर F फोर्स अप्लाई करते हैं। दे आर जॉइंट बाय कनेक्टिंग वायर्स, आप उनको जोड़ते हो एक वायर की मदद से, विच इज़ देन रिमूव, फिर उस वायर को आप हटा देते हो। नाउ द फोर्स बिटवीन दैम इज़, तो आपने ये बताना है कि उनके दरमियान फोर्स कितनी होगी। तो सुन देखो यहाँ पे हमारे पास में ये दो चार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमने ये पढ़ा था कि हम इनकी कूलम फोर्स कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे आप कूलम लॉ अप्लाई करो तो वो होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो Q1 हमारे पास में यहाँ पे 2Q के इक्वल है और Q2 हमारे पास में जो है वो Q के बराबर है, जो उसका मैग्नीट्यूड है, और डिस्टेंस इनके दरमियान मान लो R है तो R का स्क्वायर वैसे का वैसा। अब यहाँ पे देखो जो 2 है ना, आप उसको साइड पे कर दो तो बाकी बचेगा K, और Q से जब Q मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा Q स्क्वायर ओवर R स्क्वायर। अब आपने क्या किया कि इनके दरमियान एक वायर को कनेक्ट किया और कुछ देर के बाद वायर को आपने रिमूव कर दिया। तो जैसे आप इस वायर को रिमूव करोगे, जो चार्ज है वो दोनों बॉडीज़ के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम डेवलप होगी। तो जैसे यहाँ पे इक्विलिब्रियम डेवलप होगी तो आप सेकंड स्टेप में क्या करोगे, इनका एवरेज चार्ज कैलकुलेट करोगे। तो स्टूडेंट्स एवरेज चार्ज कैसे निकालोगे, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था इसका कि दोनों को आपस में एडअप करना है और इनके नंबर पर डिवाइड कर देना है। तो हम लिखेंगे इस सिस्टम का जो एवरेज चार्ज है वो बराबर होगा 2Q प्लस -Q डिवाइडेड बाई 2। तो प्लस माइनस जो है वो माइनस होगा तो बनेगा 2Q माइनस Q ओवर 2। तो जब आप 2Q में से Q को माइनस करोगे तो आंसर आएगा Q बाय 2। तो ये हमारे सिस्टम का एवरेज चार्ज है जो कि वायर को हटाने के बाद दोनों बॉडीज़ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। स्टेप 3 में आप क्या करोगे, अगेन इस एवरेज चार्ज की वैल्यू को यूज़ करोगे और कूलम लॉ अप्लाई करके कूलम फोर्स को कैलकुलेट करोगे। तो आप निकालोगे रिकैलकुलेट द कूलम्स फोर्स। तो हम लिखेंगे F प्राइम विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो यहाँ पर जो Q1 Q2 है मेरे पास में वो Q बाय 2 के इक्वल होगा। अब सुनिए यहाँ पे देखो जो Q से Q हो गया मल्टीप्लाई तो बनेगा Q का स्क्वायर, और जो इनकी डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 है ये बन जाएगा 1/4। तो 1/4 को मैंने साइड पे कर लिया और बाकी बच गया K Q स्क्वायर ओवर R स्क्वायर। अगर आप देखो अपने सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में जो हमने फॉर्मूला फोर्स की निकाली है वैल्यू F इज इक्वल टू 2K Q स्क्वायर ओवर R स्क्वायर, अगर आप वहाँ से वैल्यू निकालते हो K Q स्क्वायर ओवर R स्क्वायर की तो वो बनेगी F बाई 2। अगर हम अपने लास्ट स्टेप के जो फैक्टर है K Q स्क्वायर ओवर R स्क्वायर यहाँ पे हम लिख सकते हैं F ओवर 2। तो F ओवर 2 जब 1/4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारी जो F प्राइम है वो बराबर आएगा F ओवर 8 के। यानी कि हमारी जो फोर्स है वो पहले से 8 टाइम रिड्यूस हो जाएगी जब हम उनको ज्वाइन करके अलग अलग करेंगे। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है यहाँ पे इस केस में वो बनेगा डेल्टा। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं जब कोई इस टाइप का क्वेश्चन आए जिसमें इक्विलिब्रियम की बात करी जाए, या जब हम दो बॉडीज़ को आपस में कॉन्टैक्ट में लेके आने के बाद में उनको अलग अलग कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है MD CAT 2021 का। इसमें कहते हैं चार्ज Q प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ टू चार्जेस +Q एंड +Q, द सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम, देन नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q इज़। तो हमसे वो ये कहते हैं कि हमारे पास में दो चार्जेस हैं पॉजिटिव Q और इनके मिड पॉइंट पर हमने एक चार्ज रखा है जो कि Q के बराबर है। तो आप ये बताओ कि Q पे नेट फोर्स कितनी लगेगी अगर हमारा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है। तो स्टूडेंट जब हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो उस चार्ज पे लगने वाली जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे कहेंगे ये जो चार्ज है ना वो दोनों साइड से रिपेल होगा, बिकॉज दोनों चार्जेस हमारे पास में तीनों बल्कि सेम चार्जेस हैं, पॉजिटिव हैं।
तो यहाँ पे जो पॉइंट ए पे चार्ज पड़ा है वो इसको रिपेल करेगा और इस पर फोर्स लगेगी कुछ इस डायरेक्शन में। सिमिलरली जो पॉइंट बी पे चार्ज पड़ा है प्लस क्यू, वो भी इसको रिपेल करेगा, उस पर एक फोर्स लगेगी एफ बी। अगर हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हम कहेंगे इस पर लगने वाली जो फोर्स ऑफ ए है वो बराबर होगी फोर्स ऑफ बी के, यानी कि हम कह सकते हैं कि नेट फोर्स यहाँ पे ज़ीरो के बराबर होगी। तो ये हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे वो बनेगा अल्फ़ा। तो जब भी कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो वहाँ पे लगने वाली जो नेट फोर्स होती है किसी भी चार्ज पर वो हमेशा ज़ीरो के बराबर होती है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में जो कि फेडरल टेक्स्ट बुक का एक न्यूमेरिकल है 11.3। इसमें कहता है इफ़ चार्ज क्यू इज़ प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू, प्रूव दैट द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ स्मॉल क्यू इज इक्वल टू माइनस कैपिटल क्यू बाय 4। यानी कि इसमें हमसे ये कहता है कि हमारे पास में दो चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड कैपिटल क्यू के बराबर है। आपने इनके सेंटर पर एक स्मॉल क्यू चार्ज को रखा है जिसको मैं पॉइंट पी का नाम देता हूँ। तो कहता है कि यहाँ पे अगर हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा जब q की वैल्यू माइनस क्यू बाई 4 हो, तो हमने ये प्रूव करना है बेसिकली। तो इसको ना प्रूव करने के लिए आप देखो, अगर आप चार्ज को सेंटर पे रखते हो तो स्मॉल चार्ज का जो डिस्टेंस है फ्रॉम चार्ज ए एंड चार्ज बी ये r/2 बन जाएगा। तो अगर हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो उसमें कंडीशन ये होती है कि चार्ज पर लगने वाली जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ से रेफरेंस के तौर पर चार्ज ए को पकड़ूँ तो चार्ज ए पर लगने वाली जो नेट फोर्स है पॉइंट पी पर और पॉइंट बी पर पड़े हुए चार्ज की वजह से वो ज़ीरो होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि फॉर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम नेट फोर्स ऑन चार्ज ए शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि देखो चार्ज ए पर दो चार्ज फोर्स लगा रहे हैं, एक पी वाला चार्ज और दूसरा बी वाला चार्ज। तो हम कहेंगे कि फोर्स ऑफ ए पी प्लस फोर्स ऑफ ए बी शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि दोनों फोर्सेज का जो सम है वो ज़ीरो आना चाहिए। अगर आप यहाँ पे फोर्स ऑफ ए बी को दूसरी साइड पे शिफ्ट करो तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी एफ ऑफ ए पी इज़ इक्वल टू माइनस एफ ऑफ ए बी। अब सुन देखो यहाँ पे एफ ऑफ ए पी जो है जब आप इसको कैलकुलेट करोगे बाय कूलम लॉ तो हम इसमें लिखेंगे एफ ए पी इज़ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वेयर। अब यहाँ पे जो क्यू वन है वो मेरे पास में कैपिटल क्यू है और क्यू टू मेरे पास में जो पॉइंट पी पे चार्ज पड़ा है यानी कि स्मॉल क्यू है, और जो डिस्टेंस है वो r/2 है। तो मैं इसको लिखूँगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ओवर r/2 होल स्क्वेयर इज़ इक्वल टू माइनस ए और बी के दरमियान देखो जो डिस्टेंस है ना टोटल वो कैपिटल स्मॉल आर के बराबर है और दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो कैपिटल क्यू है। तो ये बनेगा माइनस के क्यू इंटू क्यू ओवर आर स्क्वेयर। अब से देखो दोनों साइड से कुछ कैंसिलेशन कर सकते हो के और एक कैपिटल क्यू से के और एक कैपिटल क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड वहाँ पर बचेगा स्मॉल क्यू ओवर आर स्क्वेयर बाई 4 एंड राइट साइड पे हमारे पास में एक क्यू बच जाएगा और डिनोमिनेटर में आर स्क्वेयर बचेगा। अब यहाँ पे आप देखो तो दोनों साइड से आर स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा और जो 4 है न्यूमरेटर में वो ऊपर आके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनेगा 4q इज इक्वल्स टू माइनस क्यू। अब हम यहाँ से अगर स्मॉल क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये बनेगी माइनस कैपिटल क्यू बाय 4। यानी कि अब देखो हमारे पास में जो कंडीशन है वो प्रूफ हो रही है कि अगर स्मॉल क्यू की वैल्यू माइनस कैपिटल क्यू बाय 4 के बराबर हो तो हमारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में होगा, और यही बात हमने प्रूव करनी थी जो कि हमने फर्स्ट लाइन में लिखी है। तो ये इस तरह से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो इसको भी इन डेप्थ एक बार स्टडी कर लीजिएगा, अगर कोई डाउट आए कहीं पे तो वो पूछ लीजिएगा यहाँ पे। स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनल न्यूमेरिकल है आज के लेक्चर का। इसमें कहते हैं पॉइंट चार्ज ए ऑफ +4 × 10⁻⁶ कूलम इज प्लेस्ड ऑन अ लाइन बिटवीन टू चार्जेस बी ऑफ मैग्नीट्यूड +8 × 10⁻�6 कूलम एंड चार्ज सी ऑफ -9 × 10⁻�6 कूलम। द चार्ज ए इज़ 4 मीटर फ्रॉम बी एंड 10 मीटर फ्रॉम सी। व्हाट इज़ द फोर्स ऑन ए। अब इसमें हमसे वो ये कहता है कि हमारे पास में दो चार्जेस हैं बी एंड सी। अब आप इनके दरमियान एक चार्ज ए को रखते हो और ए का जो डिस्टेंस है फ्रॉम बी ये 4 मीटर है एंड सी से जो इसका डिस्टेंस है वो है 10 मीटर। तो हमें ये बताना है कि ए पर जो नेट फोर्स लगेगी बी और सी की वजह से वो कितनी होगी। स्टूडेंट्स अब देखो यहाँ पे हमारे पास में जब इसके सोल्यूशन में जाओगे तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे फोर्स बिटवीन बी एंड ए। अब यहाँ पे ना हमारे पास में जो बी और ए के दरमियान फोर्स है उसको आप सॉल्व करोगे बाय यूजिंग कूलम लॉ। तो फोर्स बिटवीन ए एंड बी विल बी इक्वल टू F1 और ये बराबर होगा के Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर। तो के की वैल्यू आप जानते हो उसको रिप्लेस करोगे। Q1 हमारे पास में जो है वो चार्ज ए है जिसकी वैल्यू है 4 × 10⁻�6 एंड Q2 हमारे पास में चार्ज है बी जिसका मैग्नीट्यूड है 8 × 10⁻�6
और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 4। तो 4 का जब आप स्क्वेयर करोगे, इन सबको सॉल्व करोगे, तो इस कंप्लीट फैक्टर का जो आपके पास में आंसर आएगा वो बनेगा 18 × 10⁻³ न्यूटन। और स्टूडेंट्स अगर आप बताना चाहते हो डायरेक्शन ऑफ फोर्स F1, तो बिकॉज B और A दोनों पॉजिटिव हैं, तो B जो है वो A को रिपेल करेगा, तो B की वजह से A पॉइंट पर जो फोर्स लगेगी वो लगेगी टुवर्ड्स C, यानी कि टुवर्ड्स राइट, जो कि F1 है, जिसको डायग्राम से आप कुछ इससे दिखा सकते हो। सिमिलरली अगर आप कैलकुलेट करते हो बिटवीन पॉइंट A एंड C की फ़ोर्स, तो A एंड C के दरमियान जो फोर्स है उसको अगेन आप सॉल्व करोगे बाय यूजिंग कूलम लॉ, जो कि F2 के बराबर होगी, और उसका फॉर्मूला आप लगाओगे F2 = K Q2 या Q1 Q2 ओवर R²। तो यहाँ पे हमारे पास में जो Q1 है ना, वो चार्ज A होगा, जिसका मैग्नीट्यूड है 4 × 10⁻⁻6, एंड जो चार्ज Q2 है वो हमारा चार्ज C होगा, जिसका मैग्नीट्यूड है 9 × 10⁻⁻6। और A एंड C का जो डिस्टेंस है वो है 10 का स्क्वायर, यानी कि 10 मीटर है बेसिकली। तो डिस्टेंस जब पुट करोगे तो 10 का स्क्वायर बन जाएगा। जब आप इस कंप्लीट फैक्टर को सॉल्व करोगे तो आपके पास में जो इसका आंसर आएगा ये बनेगा कुछ 3.24 × 10⁻³ न्यूटन। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे हमारे पास में F1 भी आ गया, F2 भी आ गया। तो F1 की डायरेक्शन तो आपको पता है कि वो C की तरफ लग रही है, लेकिन F2 की डायरेक्शन क्या है? तो अब देखो C चार्ज हमारे पास में ना नेगेटिव है और A पॉजिटिव है, तो जो C है वो A को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो A पर C की वजह से जो फोर्स लगेगी, यानी कि जो F2 फोर्स है उसकी डायरेक्शन भी टुवर्ड्स राइट होगी, टुवर्ड्स C होगी। तो देखो डायग्राम से आप दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो जब दो फोर्सेस की डायरेक्शन सेम हो तो रिजल्टेंट फोर्स उन दोनों को ऐड करने से आती है। तो हम लिखेंगे हमारी जो रिजल्टेंट फोर्स है उन दोनों को जब जमा करोगे तो बनेगा F1 + F2, और इसका फाइनली आपके पास में आंसर आएगा 21.24 × 10⁻³ न्यूटन, और इसकी जो डायरेक्शन है वो लगेगी टुवर्ड्स C। तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको प्रॉपर्ली सॉल्व कीजिएगा। अगर कहीं पे कोई इशू हो, कोई गड़बड़ हो, कोई आंसर में मिस्टेक हो, तो उसको पॉइंट आउट लाजमी कीजिएगा। स्टूडेंट्स अब हमारे पास में इस लेक्चर का फाइनल राउंड है, जो कि नल पॉइंट है। अब नल पॉइंट हमारे पास में देखो, इसके नाम से आपको आइडिया होना चाहिए कि ये बेसिकली एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो होती है। तो इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ द पोजीशन वेयर नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स कम्स आउट टू बी ज़ीरो एज अ वेक्टर सम, यानी कि अगर हम फोर्सेस को वेक्ट्रिकली ऐड करें तो वहाँ पे लगने वाली जो नेट फोर्स है अगर वो ज़ीरो हो तो उस पॉइंट को नल पॉइंट कहते हैं। अब से यहाँ पे देखो, जैसे डायग्राम में आपको दिखा रखे हैं कि दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, जो कि पॉइंट A और पॉइंट B पे पड़े हुए हैं, और इनके दरमियान हमने एक पॉइंट लिया है P, जिसका जो डिस्टेंस है चार्ज A से वो x के इक्वल है, और पॉइंट B से जो इसका डिस्टेंस है पॉइंट P का वो r - x के इक्वल है, बिकॉज A और B का जो टोटल डिस्टेंस है वो r के बराबर है। अब यहाँ पे जब आप इसका नल पॉइंट कैलकुलेट करोगे ना, इसमें दो केसेस होते हैं। सबसे पहला केस ये होता है कि हमारे पास में दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो। अगर दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड हमारे पास में बराबर है तो जो नल पॉइंट है वो एग्जैक्टली उनके मिड पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा, यानी कि अगर उनका टोटल डिस्टेंस चार्जेस के दरमियान r के इक्वल है तो जो नल पॉइंट है वो r/2 के बराबर होगा, यानी कि जो x उसका डिस्टेंस होगा वो r/2 के बराबर आएगा। तो इन केस अगर आपके चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है तो जो नल पॉइंट है वो हमेशा मिड पॉइंट पे होता है और A और B से इक्वी डिस्टेंस के ऊपर होगा। केस 2 हमारे पास में ये है कि अगर हमारे पास में चार्जेस का मैग्नीट्यूड अनईक्वल हो, लेट्स से कि हमारे पास में जो चार्ज है वो दोनों सेम है, पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, और Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो कम है और Q2 का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है, तो हमारा जो नल पॉइंट है ना बेसिकली वो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज, यानी कि वो Q1 के ज़्यादा करीब होगा और Q2 से दूर चला जाएगा, जैसे कि आप डायग्राम में देख भी सकते हो। तो अगर हमारे पास में Q1 का मैग्नीट्यूड स्मॉलर है तो जो नल पॉइंट है वो टुवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज आएगा, यानी कि Q1 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और उस केस में जो x डिस्टेंस है वो r/2 से कम आएगा, यानी कि जो स्मॉलर चार्ज से डिस्टेंस है वो करीब हो जाएगा उसके, तो कम हो जाएगा डिस्टेंस, वो उनके मिड पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसमें ये बात याद रखनी कि अगर हमारे पास में इक्वल चार्जेस हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल है, सेम है, तो जो नल पॉइंट है वो हमेशा उनके मिड पॉइंट पे होता है। बट अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, अनइक्वल चार्जेस हैं, तो जो नल पॉइंट है वो टुवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर ना जो x डिस्टेंस है स्मॉलर चार्ज से, इसको कैलकुलेट करने का एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ट्रिक होता है जिसको आप यूज़ कर सकते हो इस तरह के एमसीक्यूज़ को या क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो इस ट्रिक में हमसे ये कहते हैं कि इसका ना डायरेक्ट एक फार्मूला होता है। अगर हमारे पास में Q1 का जो Q1 चार्ज जो है वो लेस है Q2 चार्ज से, तो
तो इसका शॉर्टकट हमारे पास में होता है x इक्वल्स r ओवर अंडर रूट Q2/Q1 प्लस माइनस 1। यानी कि ये ट्रिक आप यूज़ करते हो कि बड़े चार्ज को आपने डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में, और जो स्मॉलर चार्ज इसको डिनोमिनेटर में रखना है, अंडर रूट करना है, प्लस माइनस 1 करना है, और जो टोटल डिस्टेंस है उसके साथ उसको डिवाइड करवा देना है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास में ना प्लस का भी यूज़ करना है, माइनस का भी यूज़ करना है, तो ये चीज़ ध्यान से देखनी है। जब भी हमारे पास में बात होती है सेम चार्जेस की तो आप यूज़ करोगे पॉजिटिव, लेकिन जब भी आप बात करोगे दो अपोजिट चार्जेस की तो उस केस में आप यूज़ करते हो नेगेटिव का साइन। तो सिमिलर चार्जेस के लिए पॉजिटिव एंड अपोजिट चार्जेस के लिए नेगेटिव। जो सिमिलर चार्जेस होते हैं, जो नल पॉइंट है उनका, वो हमेशा उनके मिड पॉइंट पे होता है या उनके दरमियान होता है कहीं पे। एंड अगर हमारे पास में अपोजिट चार्जेस हों तो जो नल पॉइंट है वो उनके आउटसाइड होगा और ये नियर द स्मॉलर चार्ज एग्जिस्ट करेगा। तो एक शॉर्टकट है जिसको आप अप्लाई करते हो और क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। और इसी चीज़ को हम डिटेल से देखेंगे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले लेक्चर में, जहाँ पे इसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ को भी सॉल्व करेंगे। फिलहाल जस्ट यहाँ पे आपने इसका ये आइडिया नोट करना है इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की सारी डिस्कशन क्लियर है तो आपके लिए एक छोटी सी एक क्विज़ है। इसको आप ध्यान से पढ़िए, सॉल्व करिए, और आपका जो भी आंसर आए उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, ताकि हमें ये आइडिया हो सके कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हो रही है इन लेक्चर्स की। तो आप इसको सॉल्व करिए और अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए। तो आई होप गाइस कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई आपको मिस्टेक नज़र आई हो, कहीं पे कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो, या कोई भी आपका क्वेश्चन हो इस लेक्चर के रिलेटेड, तो आप उसको हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।